हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वी स्टडी क्लासेस। ये आपका चैनल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और प्लीज़ अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आराम से देखना। आई प्रॉमिस, ये 9 मार्क्स का आपके चैप्टर है विज्ञान विषय का, 10वीं बोर्ड का। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ये अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँगा। ठीक है ना। अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? स्वपोषी व विषमपोषी में क्या अंतर है? देखिए, स्वपोषी वो जीव होते हैं जो कि अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और विषमपोषी वो जीव होते हैं जो कि अकार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते। वो कौन होते हैं? विषमपोषी। ठीक है ना। और स्वपोषी का एग्जाम्पल कौन सा है? स्वपोषी का एग्जाम्पल है हरे पौधे, नील शैवाल। ठीक है ना। और विषमपोषी का एग्जाम्पल कौन है? विषमपोषी का एग्जाम्पल जैसे कि जंतु है, कवक है, अधिकांश परजीवी होंगे। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? विषमपोषी के। ठीक है ना। फिर देखते हैं। देखिए, इसके बाद हम देखेंगे हमारे शरीर में आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। देखिए, हमारे शरीर में आमाशय की संरचना कैसे होती है? जे आकार की संरचना होती है। फिर देखिए, आमाशय में अम्ल की भूमिका। तो देखिए, आमाशय में अम्ल को स्रावित करने वाली कौन सी ग्रंथि होती है? हमारे शरीर में आमाशय को स्रावित करने वाली जठर ग्रंथि होती है, जो कि हमारे शरीर में HCl का स्राव करती है। किसका स्राव? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है ना। इसका स्राव करती है। अब इसकी भूमिका क्या है? इसकी भूमिका है, देखिए, हमारे भोजन को क्या करने से बचाती है? सड़ने से बचाती है। हमारे भोजन में जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना, जो भोजन को पचाने में काम करता है। पेप्सिन किसका काम करता है? पचाने का। उसको सक्रिय प्रदान करते हैं, उनको सक्रियता प्रदान करती है। ठीक है। और HCl क्या करता है? जो हमारे शरीर में जो कठोर पदार्थ होता है उनको घोलने का काम करता है। घोलने का काम कौन करता है? HCl। और पांचवा क्या है? रोगाणुओं से, मतलब कि रोगाणुओं को समाप्त करने की क्षमता कौन रखता है? HCl। HCl की 4 बातें कौन कौन सी है? पहली बात, भोजन को सड़ने से बचाता है। दूसरी बात, पेप्सिन को स्राव को सक्रिय प्रदान करता है। और तीसरी बात, HCl जो कि कठोर पदार्थों को घोलने में काम आता है। और चौथी बात क्या हो जाएगी? रोगाणुओं को मारने का काम करता है। जो कीटनाशक होते हैं उनको, मतलब कि जो शरीर में मतलब कि हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं शरीर में चले जाता है, उनको मारने का काम करता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद अपन देखेंगे, क्या देखेंगे? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है? देखिए, पादप में जल व खनिज लवण के वहन कैसे होता है? देखिए, ये बोल रहा है पादपों में जल व खनिज लवणों का वहन कैसे होता है। इसको समझाने के लिए मैं एक अच्छा चार्ट लेकर आया हूँ, प्लीज आराम से देखना। ये देखिए क्या है। ये देखिए, हमें पता है कि, देखिए, हमें क्या पता है कि पादप के अंदर जो जाइलम उत्तक होता है ना, कौन सा उत्तक? जाइलम उत्तक। हमें बोर्ड में लिखना है, पादप के अंदर जो जाइलम उत्तक होता है ना, वो क्या करता है? जो कि पोषक तत्व व जल का परिवहन का काम करता है। ठीक है ना। अभी कौन सी विधि के द्वारा करता है? यह सक्रिय विधि के द्वारा करता है। तो हम क्या लिखेंगे? पादप के अंदर जाइलम उत्तक होता है जो कि जल व पोषक तत्वों का परिवहन करता है सक्रिय विधि द्वारा। अब पूछेंगे कि कैसे करता है ये, मतलब कि किस वजह से करता है। देखिए, वजह क्या है, इसका कारण क्या है? हमें ये पता है कि जो सूर्य होता है ना, वो पत्ती के ऊपर प्रकाश डालता है, जिससे कि क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होगा? सूर्य का प्रकाश पत्ती के ऊपर आएगा। ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन होगा, यहां से किसकी कमी हो जाएगी? यहां से H2O की कमी हो जाएगी। किसकी कमी? जल की कमी। देखिए, वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर क्या होगा? पत्ती में जल की कमी होगी। ठीक है ना। फिर पत्ती में जल की कमी होगी तो पत्ती किससे लेगी? तने से। पत्ती किससे जल लेगी? तने से जल लेगी। फिर देखिए, तने से जल लेगी तो क्या होगा? तने के अंदर, तने में कमी आएगी। किसकी? जल की। फिर क्या करेगा? जड़ से सक्रिय विधि से जल व पोषक तत्वों को अवशोषण करेगा। कौन? देखिए, तने में जल की कमी आएगी, पोषक तत्वों की कमी आएगी, तो तना क्या करेगा? सक्रिय विधि द्वारा। क्या करेगा? सक्रिय विधि द्वारा तने। फिर ये क्या करेगा? जड़ को बोलेगा कि हमें पोषक तत्व चाहिए, तो जड़ क्या करेगी? यहां से मृदा से सक्रिय विधि द्वारा पोषक तत्वों को, जल को अवशोषण का काम करेगी। फिर क्या होगा लास्ट में? फिर हमें ये लिखना है बोर्ड के एग्जाम में कि अब हमारे जो पादप के अंदर जो भी पोषक तत्वों का परिवहन होता है ना, वो जड़ से पत्ती तक जाता है। ठीक है ना। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम जड़ से
पत्ती तक पोषक तत्वों का परिवहन करने का काम करती है। देखिए नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ, आराम से समझना। देखिए हमारे पौधे के अंदर जो भी जल वो पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, ठीक है ना। किस विधि के द्वारा होता है? सक्रिय विधि के द्वारा, ठीक है ना। कारण क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। इससे क्या हुआ? जल की कमी होगी। जल की कमी होने पर तने में कम जल की कमी आएगी, फिर जड़ सक्रिय विधि द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण करेगी। और लास्ट में सबसे मोस्ट ये लिखनी है कि जड़ के द्वारा पूरे पौधे में पोषक तत्वों का परिवहन होता है। समझ में आ गया आपको? फिर देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? चौथा अपना क्वेश्चन है वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना व उसकी क्रियाविधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। नेफ्रॉन की संरचना ये रही। देखिए अगर बोर्ड में आ जाए कि नेफ्रॉन की संरचना बनानी है तो हम ऐसे बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? एक कटोरीनुमा संरचना बनाएंगे, ठीक है। वहां से क्या आएगी? नलिका, अभिवाही नलिका आएगी। फिर जाएगी कौन सी? अपवाही नलिका, ठीक है ना। ये कौन सा गुच्छा बनाती है? बॉम्बे सबपुट का कौन सा बनाती है? सेम टू सेम हमें लिखना है। फिर ये नलिका कौन सी आएगी? पीसीटी आएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा? हेनले का लूप, ठीक है ना। और ये कौन सी भुजा है? अवरोही भुजा। और ये कौन सी नलिका है? दूरस्थ नलिका, इसको क्या कहते हैं? डीसीटी। और सबको मिलाने वाली नलिका कौन सी होगी? संग्रह नलिका। ये सारी की सारी संरचना हमें बोर्ड में बनानी पड़ेगी। फिर पूछता है क्रिया विधि, तो क्रिया विधि में हमें ये लिखना पड़ेगा कि पौधे नेफ्रॉन क्या होती है? हमारे शरीर में जो कि किडनी होती है, वृक्क होते हैं ना, उनकी क्रियात्मक और संरचनात्मक शरीर में क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, वृक्काणु, ठीक है ना। यह शरीर में मूत्र निर्माण करना वो इसके निस्यंदन का काम करती है। निस्यंदन का काम वो मूत्र निर्माण करने का काम करती है। कौन? नेफ्रॉन, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज लाइक करना, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र, ठीक है ना। मानव पाचन तंत्र। देखिए मानव पाचन तंत्र पढ़ने के बाद मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि मानव पाचन तंत्र के क्वेश्चन या तो 3 नंबर के या 4 नंबर का आएगा, तो हमें आराम से समझना है। मैं आपको बस शॉर्ट नोट्स में बताऊंगा, आपको अच्छे से बुक से पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए मानव पाचन तंत्र में हमें सबसे पहले क्या याद रखनी, इसकी परिभाषा। मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं? वो पाचन तंत्र जिसके अंदर भोज्य पदार्थों को जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया होती है, और साथ ही साथ अच्छे वो पोषक तत्वों को अवशोषण का काम भी होता है। वो जटिल और जो कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने का काम भी करता है। वो पूरा तंत्र क्या कहलाता है? वो पूरा का पूरा तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। देखिए मानव शरीर में भोजन के पाचन व अवशोषण का काम करने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? मानव पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं इसकी संरचना। देखिए मानव पाचन तंत्र की संरचना में क्या होगा? देखिए मानव पाचन तंत्र की संरचना में सर्वप्रथम आएगा कौन? मुख में क्या होती है? मुख में जीवा होती है, ठीक है ना, जीवा। और क्या होती है? दांत, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन पूछेंगे मानव दंत कितने होते हैं? मानव के शरीर में दांत कितने होते हैं? मानव के शरीर में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? मानव के शरीर में 32 दांत होते हैं। फिर पूछेंगे मानव दंत सूत्र लिखिए, तो मानव दंत सूत्र हम लिखेंगे 21-23/2 लिखना है, ठीक है ना। फिर देखिए ये मुख कंप्लीट हो गया। मुख में और क्या बात याद रखनी है? मुख में हमें ये याद रखनी है कि मानव के मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अल्फा एमाइलेज पाया जाता है, जो कि किसका काम करता है? जो कि स्टार्च का पाचन का काम करता है। किसका? स्टार्च के पाचन का काम करता है। स्टार्च के पाचन का काम करता है, ठीक है ना। मानव शरीर में जो अल्फा एमाइलेज पाया जाता है वो स्टार्च के पाचन का काम करता है। फिर देखिए मानव शरीर, यहाँ मुख खत्म हो गया। इसके बाद कौन आएगा? यहाँ से एक नलिका निकलेगी। कौन सी नलिका? ग्रेसिका नलिका होती है, जो कि लंबी नलिका होती है, जो मुख से प्रारंभ होके आमाशय तक जाती है, ठीक है ना। फिर हमें इसमें एक और बात याद रखनी है कि जो नलिका जाती है ना, उसके अंदर कोई भी पाचन या अवशोषण नहीं होता है। लिखा हुआ है, देखिए मुख से प्रारंभ होकर आमाशय तक ये नलिका जाती है। इसके अंदर कोई भी, इस नलिका के अंदर पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अंदर पाचन नहीं होगा, ठीक है ना। फिर देखिए ये यहाँ कहाँ तक पहुँच गए? हम पहुँच गए आमाशय तक, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे आमाशय की संरचना। देखिए
मानव शरीर में आमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला भाग देखिए ये लिखा हुआ, देखिए पहला भाग कौन सा है मैं आपको आराम से समझाऊंगा, प्लीज आप आराम से देखना। देखिए पहला भाग कौन सा है? जठरागमन भाग। दूसरा भाग है जठरा निगम भाग और बीच वाला भाग होता है फंडिस। तो देखिए यहाँ पे होगा जठरा आगमन भाग। देखिए यहाँ पे जठरा आगमन भाग होगा, यहाँ पे ये बीच वाला भाग कौन सा होगा? पूरा बीच वाला भाग फंडिस भाग होगा। कौन सा? फंडिस भाग। और जो अंतिम वाला भाग होगा जहाँ पे छोटी आंत खुलती है वो कौन सा भाग होगा? वो भाग होगा हमारा जठरा निर्गम भाग, बाहर जाने वाला। निर्गम मतलब बाहर जाने वाला। निर्गम भाग कौन सा होगा? लास्ट वाला। फिर देखिए ये कौन सी होगी? आमाशय की संरचना। इसके आमाशय का कार्य क्या होता है? लिखना होगा आमाशय का कार्य। मैंने आपको बताया ना आमाशय के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एक तो पाई जाती है जठर ग्रंथि जो कि HCl का स्राव करती है, और दूसरी ग्रंथि होती है पेप्सिन का स्राव करने वाली ग्रंथि, जो पेप्सिन का स्राव करती है, जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। मैं बस आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, प्लीज आप बुक से देख के समझना। अगर आपको अच्छे से शॉर्ट में समझ में आया हुआ होगा तो आप बुक से देखोगे कि आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। देखिए अम्ल, आमाशय में क्या होगा? आमाशय में अम्ल का स्राव कौन करेगी? जठर ग्रंथि जो कि HCl के रूप में होता है, और पेप्सिन का स्राव करती है जो कि पाचन का काम करता है। किसके पाचन का? प्रोटीन के पाचन का, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी संरचना किसकी होगी? आमाशय की, ठीक है ना। और आमाशय, आप एक और बात याद रखना, आमाशय की pH कितनी होती है? आमाशय की pH होती है 1.8, याद रखना प्लीज, ठीक है ना। आमाशय की pH कितनी होती है? 1.1, जो कि अत्यधिक अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, ठीक है ना। इसका समझने के बाद हम पढ़ेंगे छोटी आंत। देखिए मानव में छोटी आंत होती है जो कि सबसे बड़ी लंबी नलिका होती है, 10 से 12 मीटर लंबी नलिका होती है। इनके कितने भाग होते हैं? इनके 3 भाग होते हैं। देखिए आइए, पहला भाग जहाँ पे आमाशय खुलता है वो कौन सा होता है? ग्रहणी भाग, ठीक है ना। फिर कौन आएगा? शुद्रांत, और फिर आएगा अग्र शुद्रांत। यहाँ पे सॉरी गलती से लिखा हुआ हो गया, सॉरी गलती से लिख गया। यहाँ पे होगा तीसरा भाग होगा अग्र शुद्रांत, ठीक है ना। ठीक है, तीसरा भाग कौन सा होगा? अग्र शुद्रांत। फिर देखिए, फिर और हमें ये छोटी आंत में और एक बात रखनी है, छोटी आंत के अंदर हमारे शरीर का सबसे अधिक मात्रा में अवशोषण होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाचन व अवशोषण का काम कहाँ होता है? छोटी आंत में, आपको याद रखना है। और फिर आएगी बड़ी आंत। देखिए छोटी आंत, यहाँ देखिए छोटी आंत, देखिए छोटी आंत है, ये बीच वाली छोटी आंत है 12 मीटर, ठीक है ना। ये इसके 3 भाग हो गए। पहला कौन सा? ग्रहणी, दूसरा अग्र शुद्रांत और तीसरा शुद्रांत, ठीक है। फिर आएंगे हम बड़ी आंत के अंदर। फिर छोटी आंत कहाँ खुलेगी? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला अपेंडिक्स, ठीक है ना, दूसरा वृदांत, तीसरा मलद्वार। पहला कौन है? अपेंडिक्स। हमें अपेंडिक्स के बारे में इतना यह ध्यान रखना है कि मानव शरीर का एक अनावश्यक अंग जो कि मानव के लिए उपयोगी नहीं है। मानव शरीर का क्या होता है? अनावश्यक अंग है जो कि मानव के लिए उपयोगी नहीं है। इतनी बात हमें याद रखनी है, ठीक है ना। और फिर आएगा वृदांत। वृदांत के बारे में हमें यह याद रखना है कि वृदांत हमारे मनुष्य के शरीर में बड़ी आंत के अंदर 4 भागों के अंदर होता है। देखिए पहला कौन सा है? देखिए ये वाला पहला कौन है? आरोही भाग, ठीक है। फिर अनुप्रस्थ भाग, ये सीधा लंबा है, नली है जो अनुप्रस्थ भाग, और जो इस साइड आ रही है वो हो जाएगी अवरोही भाग, ठीक है ना। और जो सबसे लास्ट में ये होगा सिग्माइड भाग, ठीक है ना। ये सारा भाग कौन होगा? वृदांत के अंदर, ठीक है। और लास्ट भाग है मलद्वार, जिसे गुदा द्वार कहते हैं, ठीक है ना। और वृदांत और बड़ी आंत के अंदर हमें ये याद रखना है कि मानव शरीर में बड़ी आंत के अंदर अधिक मात्रा में ना तो पाचन होता है ना ही अवशोषण होता है। ये कुछ मात्रा में अवशोषण का काम करती है, और जो बचा कुचा भाग होता है उन्हें बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। देखिए मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र के बारे में याद रखना है हमारे शरीर में CO2 को बाहर निकालने का काम, वो O2 को अंदर लेने का काम कौन करता है? मानव श्वसन तंत्र। ये गैसों का विनिमय करता है। देखिए मानव शरीर के अंदर मानव शरीर में गैसों के आदान प्रदान करने के लिए मानव में श्वसन तंत्र उपस्थित होता है। ये O2 को प्राप्त करते हैं, वो CO2 को बाहर निकालने का काम करते हैं। मानव में 2 फेफड़े होते हैं। मानव में कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े।
दायां फेफड़ा हमेशा आपको याद रखना है कि दायां वाला फेफड़ा होता है, ये वाला फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है, बायां वाला फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। फिर इसकी संरचना के बारे में देखिए, मुख द्वार, ठीक है ना, मुख से, और मुख के ऊपर कौन होगी, नासिका द्वार, जहाँ से अपन श्वास लेते हैं, हम श्वास लेते हैं। फिर नासिक द्वार से नासा गुहा से वायु अंदर आएगी, नासा गुहा से वायु अंदर आई, ठीक है ना। फिर देखिए श्वासनी में जाएगी। फिर देखिए उपास्थि समान वलय होते हैं जो 5 तक जाते हैं और फिर मतलब कि खुल जाते हैं, ऐसे देखिए 5 तक जाएंगे फिर खुल जाएंगे। देखिए फिर ये ऐसी मतलब फेफड़े की समान संरचना बन जाएगी। इसके देखिए सबसे पहले कौन आएगा, नासा द्वार, फिर नासा गुहा, फिर श्वास नली, ठीक है ना। फिर श्वास नली किस में हो जाएगी, श्वासनी में, ठीक है ना। फिर श्वासनी बहुत सारी श्वासनिकाओं में टूट जाएगी। फिर लास्ट में किसका निर्माण होगा, लास्ट में कुप्पिकाओं का निर्माण होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए, मानव नासा द्वार, ठीक है, नासा द्वार और नासनी श्वास नासा द्वार और श्वासनी के बीच की एक मतलब कि एक सामान्य अंग होता है ग्रासनी, जो कि हमारे हम भोजन करते हैं और श्वास लेते हैं, दोनों के लिए जो कि कॉमन अंग होता है ना, वो कौन होता है, ग्रासनी, ठीक है ना, ग्रासनली, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आएगी श्वासनी, फिर श्वासनी ये है श्वासनी, ठीक है ना, ये श्वासनी और ये श्वास नलिका दी, फिर कुप्पिका। देखिए नासा द्वार से कुप्पिका तक का भाग क्या कहलाता है, चालन भाग, और कुप्पिका वाला भाग क्या कहलाता है, गैसों का आदान प्रदान करने का काम करता है। इतना अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, और अगला वीडियो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए आपका।